हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री मेडिको। माई सेल्फ डॉक्टर अनंत राज मौर्य। बच्चों, आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के लास्ट 10 ईयर एमसीक्यू एंड सम थ्योरी पोर्शन डिस्कस करेंगे। ये थ्योरी पोर्शन क्वेश्चन के जस्ट पहले डिस्कस करेंगे, जहां से क्वेश्चन आते हैं क्या जस्ट बाद में। ओके, तो बच्चों सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इम्यूनिटी। ओके, तो इम्यूनिटी सबसे पहले इम्यून क्या होता है। इम्यून सिस्टम वो होता है कि हम लोगों के बॉडी में कि किसी भी डिजीज के प्रति लोगों से लड़ने की क्षमता क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम बोलते हैं। तो ये इम्यूनिटी हम लोग बॉडी में दो तरीके की होती है, एक होती है एक्टिव, दूसरी पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी होती है। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ होस्ट इम्यून सिस्टम। मीन्स होस्ट मतलब कि ये ऑर्गेनिज्म का इम्यून सिस्टम, उसकी बॉडी सेल्स खुद इन्वॉल्व होंगी, ऐसी इम्यून सिस्टम को एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। मीन्स वो प्रतिरोधक क्षमता के लिए, इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन का बॉडी सेल्स खुद ही इन्वॉल्व हो जाएगी। एक्टिव इम्यूनिटी, तो एक्टिव इम्यूनिटी दो तरीके की होती है, एक होती है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, सेकेंड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी होती है। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी ये क्या होती है कि इम्यूनिटी डेवलप आफ्टर क्लिनिकल डिजीज या क्लिनिकल इन्फेक्शन। मीन्स इम्यूनिटी डेवलप आफ्टर डिजीज। एक वर्ड क्या बोल सकते हैं इसको कि इम्यूनिटी डेवलप आफ्टर डिजीज। डिजीज होने के बाद जो इम्यून सिस्टम डेवलप होगा उसको नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी बोली जाती है। जबकि आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, ये इंड्यूस बाय वैक्सीनेशंस। मींस वैक्सीन बना करके हम आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देंगे तो आपका बॉडी उसके प्रति खुद से आपकी बॉडी का सेल्स इम्यून सिस्टम डेवलप करेगा, तो इसको आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। मींस हमने उसको इंड्यूस करवाया है तो ये आर्टिफिशियल हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरल, आर्टिफिशियल। नेचुरल आफ्टर डिजीज की बात होगी, जबकि आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कब होगी, ये वैक्सीनेशन के द्वारा होगी। क्वेश्चन क्या बनता है, वैक्सीनेशन डेवलप आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ओके, नाउ कम ऑन पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है कि नॉट इन्वॉल्वमेंट ऑफ होस्ट इम्यून सिस्टम। एक्टिव इम्यूनिटी में होस्ट का इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व हुआ था, जबकि पैसिव इम्यूनिटी में होस्ट का इम्यून सिस्टम नहीं इन्वॉल्व होता है। मींस इसमें क्या होगा कि उसके पास एंटीबॉडी या रोगों से लड़ने की क्षमता कहाँ से आएगी, ये बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी उसको अपने आप मिल जाएगी बिना कुछ किए, इसको पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। तो ह्यूमन का इम्यून सिस्टम सेल्स क्या होता है, कोई रिस्पांस नहीं करता। इसमें क्या होता है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, फ्रॉम मदर टू फीटस जाएगा तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी हो जाएगी। मींस मम्मा से बनी बनाई एंटीबॉडी फीटस या बच्चे में ट्रांसफर हो जाती है डिजीज के प्रति लड़ने को, इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है ये। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसप्लेसेंटल आईजीजी, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाला कौन सा इम्यूनोग्लोबिन होता है, इम्यूनोग्लोबिन जी होता है, जो क्या करता है पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है बच्चे में। या आईजे इन कोलेस्ट्रम, मींस इम्यूनोग्लोबिन ए इन कोलेस्ट्रम, जो फर्स्ट मिल्क होता है मदर का बच्चे के लिए, उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। उसमें इम्यूनोग्लोबिन ए पाया जाता है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है कि इम्यूनोग्लोबिन ए कहाँ पाया जाएगा, ये कोलेस्ट्रम में पाया जाएगा या बॉडी सिक्रीशन में पाया जाता है, इसलिए इम्यूनोग्लोबिन ए को सेक्रेटरी एंटीबॉडी बोलते हैं। ओके, तो ये क्या प्रोवाइड कराएगा, ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, वो भी नेचुरली। मींस मदर से फार्म होकर के बच्चे में जा रहा है तो ये पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है कि ऐसे बनी बनाई प्री फॉर्म एंटीबॉडी या एंटीटॉक्सिन, या तो एंटीबॉडी या एंटीटॉक्सिन दे देंगे, इससे डिजीज वेरी किलिंग, मतलब बहुत ही खतरनाक डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है, जिससे कि आपको इम्यूनिटी तुरंत आपको रिक्वायरमेंट है उस रोग से लड़ने के लिए, तुरंत आपको चाहिए, ऑन द स्पॉट चाहिए तो आपकी डेथ हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में क्या दी जाती है, बनी बनाई एंटीबॉडी दी जाती है, प्री फॉर्म एंटीबॉडी एंटीटॉक्सिन दी जाती है, जैसे एंटी टिटनेस सीरम। तो क्योंकि इम्यूनिटी बॉडी में डेवलप होने में टाइम लगता है, आपको टिटनेस का बैक्टीरिया हो गया है, टिटनेस हुआ है, तो आपको क्या चाहिए कि टिटनेस से बचने के लिए आपको बनी बनाई एंटी टिटनेस सीरम है, बनी बनाई एंटी टिटनेस एंटीबॉडी दे देंगे तो आप बच जाओगे। या एंटी डिप्थीरिया सीरम या एंटी डिप्थीरिया एंटीबॉडी, ये क्या होता है कि बनी बनाई एंटी डिप्थीरिया जो टॉक्सिन होता है
डिप्थीरिया किसकी वजह से होता है? डिप्थीरिया बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता है, ये टॉक्सिन की वजह से होती है। तो डिप्थीरिया होने पर टॉक्सिन की वजह से होती है, तो एंटी डिप्थीरिया टॉक्सिन दिया जाता है, तो वो जाकर के आपको डिप्थीरिया से रिस्पॉन्स करेगा, डिप्थीरिया से बचाएगा, तो एंटी डिप्थीरिया सीरम दिया जाता है। या एंटी वेनम, एंटी स्नेक वेनम। एंटी स्नेक वेनम क्या है कि आपको सांप ने काट लिया है, सांप ने बाइट कर लिया है, तो क्या होगा कि आपको ऑन द स्पॉट आपको इम्यून सिस्टम आपका काम नहीं करेगा। इस वक्त क्या चाहिए आपको? बनी बनाई एंटी स्नेक वेनम चाहिए कि आपको सांप से तुरंत लड़ने की आवश्यकता है, सांप के जहर से। तो इसलिए जो भी चीजें दी जाती है उसको आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी बोला जाता है। एंटी स्नेक वेनम हो गया, एंटी डिप्थीरिया सीरम हो गया, एंटी टिटेनस सीरम हो गया, सब क्या है? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट इम्यूनिटी, फर्स्ट टाइप इनेट इम्यूनिटी, सेकंड टाइप एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट मीन्स क्या होता है कि ये नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस प्रोवाइड कर कराता है, ये कोई स्पीसीज स्पेसिफिक नहीं होता, ये ऑल टाइप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा या उससे बचाएगा, कोई स्पेसिफिक नहीं है, सभी उससे बचाता है, इसलिए नॉन स्पेसिफिक बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक लाइन इंपॉर्टेंट है इसकी कि ये नॉन स्पेसिफिक होता है, ये प्रेजेंट एट टाइम ऑफ बर्थ, ये बर्थ से बॉडी में मौजूद होता है, ये बाय बर्थ होता है इसलिए नॉन स्पेसिफिक हो जाएगा। ये बाय डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, यही इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं, यह बाय बर्थ होता है। ओके, कौन कौन से बैरियर्स हैं? ये बैरियर कौन कौन से हैं? फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, साइटोकाइन बैरियर, ये 4 टाइप के बैरियर्स हो जाते हैं ये। ओके, नेक्स्ट टाइप इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है? ये पैथोजन स्पेसिफिक होते हैं। इनेट क्या था? पैथोजन नॉन स्पेसिफिक था ये, बट एक्वायर्ड पैथोजन स्पेसिफिक होता है ये। और ये क्या होता है? इसमें करेक्टराइज क्या होता है? मेमोरी सेल्स पाई जाती हैं। इसमें क्या होता है? मेमोरी रहता है, पहले अटैक हो चुका है, दोबारा अटैक होगा तो मेमोरी बची रहेगी, हाँ ये पहला अटैक कर चुका है ये बैक्टीरिया, ये मेमोरी से करेक्टराइज होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये 2 तरीके के होते हैं, प्राइमरी इम्यून रिस्पांस, सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस। प्राइमरी इम्यून रिस्पांस क्या होता है? लो इंटेंसिटी होती है, जब कोई बैक्टीरिया पहली बार पैथोजन अटैक करता है तो हमारी बॉडी में उससे लड़ने के लिए जो भी रिस्पांस आएगा स्लो होता है, इसको प्राइमरी रिस्पांस बोलते हैं, ये स्लो होगा। लेकिन अब उस एनकाउंटर के बाद उसकी मेमोरी शरीर में बची रह जाती है, तो क्या करता है ये? सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस। जब वो दोबारा वो बैक्टीरिया पैथोजन अटैक करेगा तो उसकी मेमोरी बची हुई है, सेव है कि ये बैक्टीरिया अटैक किया था, इसको यही एंटीबायोटिक ने किल किया था, ऑन द स्पॉट तुरंत जाकर के उससे तुरंत किल कर देता है। ये क्या होता है? ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस, एनामनेस्टिक इम्यून रिस्पांस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनामनेस्टिक रिस्पांस बोला जाता है। ये फास्ट होता है और हाईली इंटेंसिफाइड होता है। क्यों? क्योंकि मेमोरी की वजह से पहले से इसके पास बची हुई है सारी इंफॉर्मेशन। हाईली इंटेंसिफाइड बिकॉज मेमोरी ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर इसके पास क्या होती है? सेव होती करके रखी है, सेव होती है। ओके, तो बिकॉज ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस क्या है? हाईली इंटेंसिफाइड होगा। क्यों? क्योंकि मेमोरी ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर क्या है? इसके पास सेव बची हुई है, ये पहले से मौजूद है। और ये 2 टाइप के होते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 तरीके की होती है, ठीक है। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये 2 तरीके की होती है। ओके, कौन कौन सी? फर्स्ट एंटीबॉडी मीडिएटेड या ह्यूमरल इम्यून रिस्पांस बोलते हैं। सेकंड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस। फर्स्ट एंटीबॉडी मीडिएटेड, सेकंड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस। तो एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पांस कौन सा है? कि बी लिम्फोसाइट प्रोवाइड करवाता है। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस कौन करता है? टी लिम्फोसाइट करवाता है। ओके, नाउ वी आर कम ऑन इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी किसके द्वारा होती है? बाय बैरियर्स के द्वारा होती है। तो टोटल 4 बैरियर्स हैं। फर्स्ट फिजिकल बैरियर, सेकंड फिजियोलॉजिकल बैरियर, थर्ड सेलुलर बैरियर, फोर्थ साइटोकाइन बैरियर। एक एक को हम लोग डिस्कस करते हैं। फिजिकल बैरियर क्या होता है? ये क्या है? स्किन ऑफ और बॉडी की वजह से होता है, मेन बैरियर होता है ये। स्किन ऑफ क्या होती है हमारी बॉडी का? मेन बैरियर इन्फेक्शन से बचाता है। ओके, जैसे आदमी जल जाता है या कट गया, छिल गया तो क्या होगा? स्किन लॉस हो जाएगी, इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा क्योंकि स्किन बैरियर लॉस्ट हो चुका होता है। तो स्किन हमारे बॉडी का क्या है? मेन बैरियर होता है प्रोटेक्शन के लिए। ओके, सेकेंड क्या है? बी म्यूकस कोटिंग ऑफ इपिथेलियम ऑफ किसका? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इपिथेलियम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की इपिथेलियम एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट की इपिथेलियम, ये भी क्या करती हैं? फिजिकल बैरियर की काज करती हैं ये। ओके, और नेक्स्ट कौन सा है? फिजियोलॉजिकल बैरियर है। फिजियोलॉजिकल बैरियर नेक्स्ट है, फिजियोलॉजिकल बैरियर। नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल बैरियर, इसमें क्या है? एसिड ऑफ स्टोमच, सलाइवा इन द माउथ एंड टीयर फ्रॉम आई। इन सब के तीनों क्या प्रोवाइड करवाती हैं? ये तीनों
फिजियोलॉजिकल बैरियर प्रोवाइड करवाती हैं। सेलुलर बैरियर में क्या है, ल्यूकोसाइट लाइक WBC, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट मींस कौन सा होता है, न्यूट्रोफिल्स हो जाएगा, मोनोसाइट्स हो जाएगा, नेचुरल किलर सेल्स, कौन सी टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, कौन सी होती हैं, ये लिम्फोसाइट की टाइप है, नेचुरल किलर सेल्स हो जाती हैं। ओके नेक्स्ट, मैक्रोफेजेज इन टिश्यू, ये भी सेलुलर बैरियर मींस सेल जब बैरियर का काम करेगा, जाकर अटैक करेगा तो सेलुलर बैरियर हो जाएगा। तो मैक्रोफेजेज टिश्यू कौन कौन सी होती हैं, डस्ट सेल लंग्स में होती हैं, हिस्टोसाइट किस में होती हैं, स्किन में होंगी, माइक्रोग्लियल सेल्स ब्रेन में हो जाएंगी, कफर सेल्स इन लीवर में हो जाती है। क्या है, ये मैक्रोफेजेस के टाइप है, ये सारे इंपॉर्टेंट आपको सारे याद करने हैं। नेक्स्ट कौन सा है, साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर में कौन सा है, इंटरफेरेंस आ जाता है। इंटरफेरेंस क्या होता है, सिक्रेटेड बाय वायरस इंफेक्टेड सेल से सिक्रीट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इंटरफेरॉन वायरस इंफेक्टेड सेल से सिक्रीट होगा और नॉर्मल सेल्स को वायरस से बचाएगा, टू प्रिवेंट नॉर्मल सेल्स फ्रॉम वायरस। नॉर्मल सेल को वायरस से बचाएगा कौन, इंटरफेरॉन। और एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है इंटरफेरॉन की, एनसाइटम लिखा है, इट इज लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन होता है, ये लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन होता है इंटरफेरॉन्स। ओके, या एंटीवायरल प्रोटीन भी इसी को बोला जाता है। हम लोगों ने इनेट इम्यूनिटी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट कौन सा है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, ये ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ओके, तो सबसे पहले लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमरल इम्यूनिटी या एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। ये ड्यू टू एंटीबॉडी की वजह से होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी। और एंटीबॉडी प्रोड्यूस किससे होती है, बी लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। तो क्वेश्चन क्या देगा कि ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोड्यूस बाई बी लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी मेडिएटेड या ह्यूमरल इम्यूनिटी हो जाएगी। ओके, एंटीबॉडी हैज 4 पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है, 2 छोटी होती हैं, 2 बड़ी होती हैं। 2 स्मॉल को क्या बोलते हैं, लाइट चेन बोलते हैं, 2 लार्ज को हैवी चेन बोला जाता है। और ये ज्वाइंट बाय डाइसल्फाइड ब्रिज के द्वारा होते हैं। एक टिपिकल एंटीबॉडी H2L2 से इसको डिनोट करते हैं। इसको एंटीबॉडी का क्या है, ये डायग्राम है, ये डायग्राम में आप इसको देख सकते हो। डायग्राम में क्या है, ये क्या है, ये 2 के दोनों ये हैवी चेन है और ये इधर ये 2 के दोनों लाइट चेन है, मींस ये और ये लाइट चेन है और ये हैवी चेन्स हैं, ये 2 के दोनों। ठीक है, इसमें क्या है कि हैवी चेन एंड लाइट चेन इन दोनों पर रीजन पाए जाते हैं जहां पर क्या होता है, एंटीजन आकर के बाइंड करेगा। इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल रीजन। वेरिएबल रीजन से एंटीजन बाइंड करेगा और कहाँ पाया जाएगा, लाइट चेन एंड हैवी चेन 2 के दोनों पर पाया जाता है। एक ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेरिएबल रीजन कहाँ होगा, 2 के दोनों चेन्स पर पाया जाएगा, एंटीजन बाइंडिंग के लिए होता है ये। ओके, और इसमें क्या है कि ये जो हैवी चेन है और लाइट चेन है, ये दोनों डाइसल्फाइड ब्रिज से जुड़े होते हैं और हैवी चेन आपस में डाइसल्फाइड ब्रिज से जुड़े होंगे। आप यहाँ से देख सकते हो, हैवी चेन डाइसल्फाइड ब्रिज से, हैवी लाइट चेन डाइसल्फाइड ब्रिज से जुड़े होंगे। ओके, लाइट चेन और लाइट चेन आपस में नहीं जुड़े क्योंकि दोनों अलग अलग स्पेस पर पाए जाएंगे, इसलिए नहीं जुड़ते हैं। ओके, तो टिपिकल एंटीबॉडी क्या है, H2L2 बोलते हैं इसको, H2L2 बोला जाता है ये। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ एंटीबॉडी कितने तरीके के होते हैं ये, क्योंकि इम्यूनोग्लोबिन ए एक को डिस्कस कर, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आना चाहता है कि एंटीबॉडी कौन कौन से टाइप के होते हैं ये। ठीक है, तो इम्यूनोग्लोबिन ए, इसको क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी एंटीबॉडी इसको बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, सेक्रेटरी एंटीबॉडी बोला जाता है, मींस ये बॉडी के सिक्रेशन से रिलीज होगा। प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम मींस ये फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर से रिलीज होगा या ऑल बॉडी सिक्रेशन में पाया जाएगा, इसीलिए इसको सेक्रेटरी एंटीबॉडी बोलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, हिमोग्लोबिन ए, ये पेंटामर होते हैं। ठीक है, और ये लार्जेस्ट होगा, पेंटामर होगा और लार्जेस्ट हो जाएगा। अर्लीस्ट एंटीबॉडी फार्म अगेंस्ट इन्फेक्शन, कोई भी बॉडी में इन्फेक्शन होगा, वायरल होगा, कोई भी होगा, तो सबसे पहली एंटीबॉडी जो बनती है वो IgM बनती है, उसके बाद नेक्स्ट IgG बनती है ये। ठीक है, याद करना पड़ेगा आपको कि फर्स्ट एंटीबॉडी IgM देन IgG बनती है। नेक्स्ट IgE बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोड्यूसिंग एलर्जी में बनेगा या पैरासिटिक इंफेक्शंस में बनता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि एलर्जी में कौन सा बनेगा, इम्यूनोग्लोबिन E बनता है ये। ओके, IgG ये स्मॉलेस्ट होता है, इसलिए सबसे छोटा होगा तो प्लेसेंटा को
क्रॉस कर जाएगा। ओके, इम्यूनोग्लोबिन जी प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, ये स्मॉलेस्ट होगा। जब स्मॉलेस्ट होगा तो क्या होगा, मैक्सिमम परसेंटेज में पाया जाता है। ये प्लाज्मा में क्या होगा, मैक्सिमम कंसंट्रेशन IgG का पाया जाएगा। IgG कहाँ पाया जाएगा, प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ RBC पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा में किसका कितना कितना कंसंट्रेशन पाया जाएगा। तो सबसे ज्यादा IgG पाया जाएगा, देन IgA पाया जाएगा, देन IgM, देन IgD, देन फाइनली IgE सबसे कम मात्रा में पाया जाएगा। तो IgG क्या होगा, मैक्सिमम पाया जाता है। ये IgE ये मिनिमम कंसंट्रेशन पाया जाएगा। तो इसको आप याद कैसे कर सकते हो, गेम्ड से आप याद कर सकते हो इनका सीक्वेंस GAMD। गेम्डे आपको याद करने का तरीका है कि कंसंट्रेशन किसका कितना होगा। ये कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, G का मैक्सिमम हो जाएगा, E का मिनिमम हो जाएगा। ये न्यूमोनिक से आप याद कर सकते हो गेम्डे के द्वारा। ओके, गेम खेलते हो तो गेम्डे हो जाएगा, इसे आप याद कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। हम लोगों ने एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किस द्वारा होगा, T लिम्फोसाइट के द्वारा होगा, जबकि एंटीबॉडी मीडिएटेड B लिम्फोसाइट के द्वारा होता है ये। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी T लिम्फोसाइट के द्वारा होगा, रिस्पांसिबल फॉर CMI होगा। और कितने तरीके के T लिम्फोसाइट होते हैं, टाइप ऑफ T लिम्फोसाइट कौन कौन से हो जाएंगे। सबसे फर्स्ट TC या साइटोटॉक्सिक टी सेल इसको बोला जाता है, इसको साइटोटॉक्सिक टी सेल बोला जाता है ये, ठीक है, साइटोटॉक्सिक टी सेल बोल देंगे। ये काम क्या है साइटोटॉक्सिक टी सेल का, कि पैथोजन या कैंसर सेल को किल करता है। ये पैथोजन या कैंसर सेल को किल करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है कि ये साइटोटॉक्सिक टी सेल किसके लिए होता है, रिस्पांसिबल फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के लिए रिस्पांसिबल होता है। ये कई बार नीट में क्वेश्चन आया है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पांसिबल है या कौन सी साइटोटॉक्सिक टी सेल इसके लिए रिस्पांसिबल होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। जबकि हेल्पर टी सेल्स क्या करती है, हेल्पर टी सेल्स रिड्यूस्ड इन HIV इंफेक्शन में हेल्पर टी सेल रिड्यूस होती है। हेल्पर टी सेल पे कितने ट्रैक होती हैं, TH8 एंड TH4। तो जो इंपॉर्टेंट है ये TH4 हेल्पर टी सेल्स 4 वाले, इस पर क्या पाया जाता है, CD4। ये क्या होता है, रिसेप्टर पाया जाता है। ये जो हेल्पर टी सेल 4 वाला है, TH4 वाला, इस पर CD4 रिसेप्टर साइट पाया जाता है, जिसको डिस्ट्रॉय करने वाला कौन होता है, इस पर बाइंड करेगा कौन सा, HIV इसी CD4 रिसेप्टर साइट से बाइंड अप करता है और TH4 सेल को क्या करता है, हेल्पर सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा, उसका नंबर कम कर देगा। इससे क्या हो जाएगा कि इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। HIV किसको किल करता है, हेल्पर टी सेल को किल करता है। कौन सा, TH4 टाइप वाले को। कौन सा, CD4 रिसेप्टर साइट पाया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ओके, नेक्स्ट टाइप आता है मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स में क्या होता है, पास्ट इंफेक्शन की मेमोरीज के पास रिसीव रहती है। ओके, नेक्स्ट now come on question portion of this. Question number first, which of the following immune response is responsible for rejection of kidney graft के लिए कौन सा रिस्पांसिबल होता है रिजेक्शन के लिए। ओके, तो किडनी ग्राफ्ट को रिजेक्शन के लिए मैंने अभी डिस्कस किया, कौन सा था, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ओके, ऑप्शन ए सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस या कौन सा, साइटोटॉक्सिक टी सेल रिस्पांसिबल होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के लिए। ओके, ऑटो इम्यून रिस्पांस नो, ह्यूमरल इम्यून रिस्पांस या एंटीबॉडी इम्यून रिस्पांस ये इसको रिजेक्ट नहीं करता है। इंफ्लेमेटरी इम्यून रिस्पांस नो। तो आंसर क्या हो जाएगा, वनली सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस रिस्पांसिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेस्ट्रम द येलोविश फ्लूइड सिक्रेटेड बाय मदर के द्वारा ड्यूरिंग द इनिशियल डे ऑफ लैक्टेशन के समय मदर के द्वारा सिक्रेट होता है, इज वेरी एसेंशियल फॉर इम्पार्ट ऑफ इम्यूनिटी टू न्यू बॉर्न इन्फेंट बिकॉज इट कंटेन। क्यों, मैंने बताया सेक्रेटरी एंटीबॉडी कौन सी होती है, IgA होती है, जो कोलेस्ट्रॉल में पाई जाएगी, बॉडी के सिक्रीशन में पाई जाती है ये। तो इम्यूनोग्लोबिन A इस कोलेस्ट्रॉल में पाई जाएगी। ओके, क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन, नेचुरल किलर सेल्स नो, मोनोसाइट नो, मैक्रोफेज नो, ओनली क्या पाया जाएगा, इम्यूनोग्लोबिन A पाया जाएगा या IgA पाया जाता है। कोल किसमें पाया जाएगा, ये कोलेस्ट्रम में पाया जाता है ये। ओके, नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर प्रेजेंटिंग द causative एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर एंड द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर टाइफाइड के लिए टेस्ट बोल रहा है। टाइफाइड किसके द्वारा होगा? एंड टेस्ट टाइफाइड फीवर किसके द्वारा होता है? ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है, इसके द्वारा होता है। और इसका टेस्ट कौन सा होता है? इसका टाइफाइड का टेस्ट कौन सा हो जाएगा? ये विडाल टेस्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विडाल टेस्ट। ये अब तक कई बार नीट में आ चुका है। टाइफाइड का टेस्ट विडाल टेस्ट होता है। या विडाल टेस्ट किसके के लिए होगा? ये टाइफाइड के लिए होगा। डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है। ओके, ऑप्शन देखते हैं हम लोग। साल्मोनेला टाइफी एंड विडाल टेस्ट, यस टाइफाइड फीवर साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के द्वारा होगा और विडाल टेस्ट होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ट्रांसोडियम बाइवेक्स ये क्या काज करता है? ये टाइफाइड ना काज कर क्या काज करेगा? मलेरिया काज करता है। इसका टेस्ट कौन सा होता है? ये कार्ड टेस्ट होगा। ओके, कार्ड टेस्ट होगा। और या क्या हो जाएगा? स्लाइड टेस्ट हो जाएगा। स्लाइड में क्या करेंगे? ब्लड की फिल्म बनाएंगे, स्लाइड बनाएंगे, उसको स्टेन करके माइक्रोस्कोप से इसको देखते हैं, इसको स्लाइड टेस्ट बोलते हैं। या क्या हो जाता है? ये एमपी एंटीजन इसको टेस्ट में आ जाता है। ये प्लाज्मोडियम बाइवेक्स का है। यूटीआई क्या है? यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन टेस्ट होता है, इसका कोई टेस्ट नहीं है। ओके, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए होता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी ये क्या करता है? ये क्या करता है? काजेस न्यूमोनिया काज करता है। न्यूमोनियम क्या होता है? एल्वेलाई फ्लूइड से फिल्ड हो जाएगी। जब फ्लूइड से फिल्ड हो जाएगी तो क्या होगा? ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं होगा तो न्यूमोनियम क्या हो जाएगा? कि साइनोसिस हो जाएगी। जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? काजेस साइनोसिस काज करेगा। इससे क्या होगा? साइनोसिस में ये लिप्स, नेल्स, ठीक है, या बॉडी ऑर्गन किस कलर के हो जाएंगे? ये ब्लू कलर के हो जाते हैं। ये ब्लू कलर के होने लगते हैं। न्यूमोनिया में ये दिक्कत होती है। साल्मोनेला टाइफी ये हो गया। नेक्स्ट कौन सा टेस्ट आता है? ये एंथ्रॉन टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, क्योंकि एंथ्रॉन टेस्ट के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है। एंथ्रॉन टेस्ट होता है गिव द फॉर क्या? फॉर ऑल कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंथ्रॉन टेस्ट किसके लिए है? ऑल कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है ये। ओके, मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि नीट में जो ऑप्शन है पिछले सालों के क्वेश्चन, उन्हीं से कहीं ना कहीं चारों ऑप्शन से क्वेश्चन बना देता है। इसलिए चारों ऑप्शन क्यों होते हैं आपको आने चाहिए। ओके, तो आंसर ए हो जाएगा। साल्मोनेला टाइफी एंड विडाल टेस्ट हो जाएगा टाइफाइड का। नेक्स्ट है ड्रग कॉल्ड हेरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय, हेरोइन किससे सिंथेसाइज होती है? नाइट्रेशन मॉर्फिन नहीं, सिंथेसाइज बाय एसिटाइलेशन ऑफ मार्फिन से सिंथेसिस होती है हेरोइन की। ओके, तो नाइट्रेशन नहीं होगा, मेथाइलेशन नहीं होगा, एसिटाइलेशन ऑफ मार्फिन। यस, आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस नो। तो ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हो, ये ओपियम पॉपी का ये प्लांट है। ये इसका क्या है? ये बर्ड है। ये कैप्सूल है ये। ओके, ये कैप्सूल है। कैप्सूल, इसके कैप्सूल में ओपियम पॉपी का जो फ्रूट होता है कैप्सूल, इसके में क्या करते हैं कि चीरा लगा देते हैं मार्फिन ऑब्टेन करने के लिए। इसमें फ्रूट में अनराइप कैप्सूल, ओके, अनराइप कैप्सूल में क्या करेंगे? इसमें चीरा लगा देंगे, ब्लेड से या चाकू से चीरा लगा देंगे। यहाँ से क्या रिलीज होगा? ये दूध जैसा चिपचिपा मटेरियल रिलीज होता है, उसको क्या बोलते हैं? लैटेक्स बोलते हैं। इसी लैटेक्स क्या निकलती है? मॉर्फिन निकलती है। मॉर्फिन को क्या करते हैं? एसिटाइल ग्रुप जोड़ देंगे, एसिटाइलेशन हो जाता है। तो एसिटाइलेशन से क्या हो जाएगा? हेरोइन या स्मैक बन जाता है ये। ओके, हीरोइन या स्मैक बन जाता है इससे। ओके, अब ये किसका है? ये मॉर्फिन का डायग्राम है ये। ठीक है, तो मॉर्फिन का फंक्शन क्या होता है? मॉर्फिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है मॉर्फिन से कि ये क्या होता है। इसका फंक्शन है कि ये क्या होता है? ये पेन रिलीव करता है। जब सर्जरी के समय क्या करता है? पेन को रिलीव करता है। इसका इंजेक्शन दिया जाता है, इससे क्या होगा? पेन रिलीव करता है। मॉर्फिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज है ये। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है मॉर्फिन। और मॉर्फिन के रिसेप्टर कहाँ पाया जाएगा? ये CNS एंड GIT दोनों स्थानों पर मॉर्फिन के रिसेप्टर पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट ओके यूज टू ऑब्टेन ड्रग स्मैक, या कौन सा?
हेरोइन किससे ऑब्टेन करते हैं? फ्लावर से नो, रूट से नो, लीफ से नो, लैटेक्स से ऑब्टेन किया जाता है। लैटेक्स किससे ऑब्टेन होगा? अनराइप कैप्सूल से लैटेक्स निकलता है। ये कैप्सूल ऑफ पॉपी प्लांट के निकाला जाता है लैटेक्स। ओके, आंसर बी हो जाएगा कि लैटेक्स होता है ये। ओके, नेक्स्ट। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये ऑटो इम्यूनिटी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आता रहता है कि ऑटो इम्यून कौन सा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देते कौन सा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, केवल नेम पूछता है आप लोगों से। तो मैंने एनसीईआरटी में 2 ही 3 दिए हैं डिजीज, लेकिन इससे ज्यादा डिजीज कहीं ना कहीं पूछ लेता ऑटो इम्यून से, तो मैंने सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यहाँ पर लिख दिए हैं, आपको याद करना है इनको केवल नेम्स। फर्स्ट, ऑटो इम्यूनिटी होती क्या है? ऑटो इम्यूनिटी होती है कि एंटीबॉडी फार्म अगेंस्ट ओन बॉडी सेल, जब हमारे शरीर के खिलाफ खुद ही एंटीबॉडी बननी शुरू हो जाती है, ऐसी कंडीशन को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। और जब एंटीबॉडी हमारे शरीर के खिलाफ बन जाएगी तो हमारे बॉडी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगी, तो ऑटो इम्यूनिटी बोल देते हैं इसको। ओके, फर्स्ट मायस्थेनिया ग्रेविस, एंटीबॉडी फार्म्स अगेंस्ट एसिटिलकोलिन रिसेप्टर। मायस्थेनिया ग्रेविस फर्स्ट हो जाता है। हाशिमोटो डिजीज सेकंड, ग्रेव्स डिजीज, डायबिटीज मिलिटस, टाइफस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, विटिलिगो, सोरियोसिस। टोटल 8 ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ, आपको सब रटने हैं, एक एक को डिस्कस करते हैं। मायस्थेनिया ग्रेविस क्या है कि एंटीबॉडी फार्म अगेंस्ट एसिटिलकोलिन रिसेप्टर के प्रति ये एंटीबॉडी बन जाएगी, तो एसिटिलकोलिन रिसेप्टर एसिटिलकोलिन नहीं बाइंड अप कर पाएगा, तो मसल्स क्या हो जाएगी? पैरालिसिस हो जाएगी, वीक हो जाएगी। ओके, मसल गेट क्या? पैरालिसिस, क्योंकि उसको सूचना नहीं मिल रही कि उसको कांटेक्ट करना है, उसको इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल रहा क्या करना है, पैरालाइज हो जाएगी। जब उसको स्टिमुलस नहीं मिलेगा तो पैरालाइज हो जाएगी, वीक हो जाएगी मायस्थेनिया ग्रेविस में। ओके, सेकेंड, हाशिमोटो डिजीज। हाशिमोटो डिजीज में क्या होता है कि एंटीबॉडी फार्म्स अगेंस्ट थायराइड ग्लैंड के खिलाफ एंटीबॉडी बननी शुरू हो जाती है, हाशिमोटो डिजीज बोल देते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट कौन सा है? ग्रेव्स डिजीज। तो ग्रेव्स डिजीज में कंफ्यूजन होता है कि ये ऑटोइम्यून है कि नहीं है, तो मायस्थेनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून, ग्रेविस भी ऑटोइम्यून है, ग्रेव्स दो के दोनों ऑटोइम्यून है, तो दो के दोनों आपको याद हो जाएगा यहाँ से, मायस्थेनिया ग्रेविस और ग्रेव्स डिजीज दोनों ऑटोइम्यून हो जाएंगे। ओके, तो ग्रेव्स डिजीज में क्या है कि एंटीबॉडी फार्म अगेंस्ट टीएसएच रिसेप्टर के प्रति एंटीबॉडी बननी शुरू हो जाती है। जब टीएसएच रिसेप्टर के प्रति बनेगी तो टीएसएच जाकर के थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट नहीं कर पाती है, ये ग्रेव डिजीज हो जाएगी। नेक्स्ट, डायबिटीज मिलिटस। डायबिटीज मिलिटस टाइप 1, ये क्या होता है कि एंटीबॉडी फार्म अगेंस्ट बीटा सेल के प्रति एंटीबॉडी बन जाएगी, तो इसको बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगी, तो इंसुलिन फॉर्मेशन नहीं होता। टाइप फर्स्ट में किसी भी एज को हो सकता है, ये डायबिटीज मिलिटस टाइप फर्स्ट, ओल्ड एज में भी हो सकता है, यंग एज में भी कॉमन हो जाता है डायबिटीज मिलिटस। बट मोटे पर्सन या ओल्ड एज में मेनली क्या होता है? टाइप 2 होता है। टाइप 2 में क्या होता है कि इंसुलिन तो बनता है बीटा सेल से, बट हमारे बॉडी में इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है, हमारी बॉडी इंसुलिन के प्रति सेंसिटिव ही नहीं रह जाती है, तो वो टाइप 2 हो जाता है। तो आप कितना भी इंसुलिन बाहर से दो, लेकिन तब भी इंसुलिन काम नहीं कर पाता। इंसुलिन बॉडी में मौजूद रहेगा बट काम नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो काम ही नहीं कर पाता है, उसका सेंसिटिविटी, उसका रिसेप्टर ही नहीं रहता है, इंसुलिन का रिसेप्टर ही इनसेंसिटिव हो जाता है, वो टाइप 2 होता है। लेकिन टाइप 1 में एंटीबॉडी बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। ओके, नेक्स्ट, ऑटोइम्यून डिजीज मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है? एंटीबॉडी फार्म अगेंस्ट मायलिन शीथ ऑफ न्यूरॉन के प्रति बननी शुरू हो जाएगी। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होगा कि मायलिन शीथ न्यूरॉन बन जाएगी, नर्व कंडक्शन क्या हो जाएगा? नर्व कंडक्शन स्लो हो जाएगा, मायलिन शीथ के प्रति मायलिन शीथ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो क्या होगा? नर्व कंडक्शन स्लो हो जाता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। ओके, नेक्स्ट आता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है कि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होगा? इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट होगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा? जॉइंट इरोजन एंड डिफॉर्मिटी। इसमें होता है क्या कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में एंटीबॉडी जॉइंट के सेल्स के प्रति बननी शुरू हो जाएगी, तो जॉइंट को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगी। जब जॉइंट को डिस्ट्रॉय करेगी तो जॉइंट क्या? स्वेलिंग हो जाएगी, दर्द करेगा, लास्ट में डिस्ट्रॉय होगा तो क्या हो जाएगा? इरोजन ऑफ जॉइंट हो जाएगा और डिफॉर्मिटी, टेढ़े मेढ़े जॉइंट होने शुरू हो जाते हैं। ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, विटिलिगो। नेक्स्ट, विटिलिगो। विटिलिगो में क्या होता है? एंटीबॉडी फार्म्ड अगेंस्ट मेलानोसाइट सेल्स काजेज क्या? पैचेज ऑफ स्किन कलर बिकम व्हाइट। इसमें क्या होता है? विटिलिगो में मेलानिन सेल्स के प्रति क्या हो जाता है? एंटीबॉडी बन जाएगी, मेलानोसाइट सेल को डिस्ट्रॉय कर देगी, तो जो मेलानिन वहां वर्क नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? ब्लैक से स्किन क्या हो जाएगी? व्हाइट हो जाएगी। जगह जगह
पैचेज क्या हो जाएंगे, ये व्हाइट पैचेज बनने शुरू हो जाते हैं, ये व्हाइटनेस आ जाएगी विटलिगो में, ये ऑटोइम्यून डिसीज होती है। नेक्स्ट सोरियोसिस, सोरियोसिस क्या है कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, क्या काज करता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्किन सेल्स, काजे स्केलिंग ऑन स्किन सरफेस। तो सोरियोसिस में एंटीबॉडी बन जाएगी, स्किन सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएगी, तो स्किन सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगी। जब डिस्ट्रॉय होगी तो ढेर सारी स्किन डेड होनी शुरू हो जाएगी। जब डेड होगी तो क्या होगा, ये स्किन सरफेस पर स्केल जैसी, रूसी जैसी या छूटनी शुरू हो जाएगी, मतलब कि स्केलिंग ऑफ स्किन शुरू हो जाती है, छोटे छोटे स्किन टूट टूट कर निकलने लगते हैं, इसको स्केलिंग ऑफ स्किन बोलते हैं। और जब स्किन डिस्ट्रॉय होगी तो न्यू स्किन उसको स्थान लेगी, तो जल्दी जल्दी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। नॉर्मल स्किन लगभग 2 महीने में एक बार मल्टीप्लाई करती है, डिस्ट्रॉय होती है, बट इन सोरियोसिस में 1 हफ्ते के अंदर ही न्यू सेल्स स्किन की रिप्लेस हो जाती है। ये इतना इफेक्ट पड़ता है सोरियोसिस का। ओके, तो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के बारे में केवल क्वेश्चन इतना बनेगा कि कौन कौन से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस, केवल आपको नाम याद करना है, माइस्थेनिया ग्रेविस, हाशिमोटो डिजीज, ग्रेव्स डिजीज, डायबिटीज मिलिटस, टाइफाइड, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, विटिलिगो एंड सोरियोसिस। आपको केवल नेम याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोइम्यून डिजीज, कौन सा ऑटोइम्यून डिजीज नहीं है। सोरियोसिस, सोरियोसिस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, स्केलिंग ऑफ स्किन सेल्स होनी शुरू हो जाएंगी। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसमें क्या होता है, ज्वाइंट इरोजन हो जाएगा, एंड क्या होगा, इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगा। ओके, अल्जाइमर डिजीज, यस, अल्जाइमर डिजीज क्या है, ये ऑटोइम्यून डिजीज नहीं है। अल्जाइमर डिजीज क्या होता है, अल्जाइमर डिजीज एज रिलेटेड क्या होता है, ये न्यूरॉन का डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, ये एज रिलेटेड न्यूरॉन लॉस होने शुरू हो जाएंगे। तो मोस्ट कॉमन काज आप भूलने की बीमारी डिमेंशिया बोलते हैं, तो डिमेंशिया मोस्ट कॉमन काज कौन सा होता है, अल्जाइमर। क्या काज कर, इसमें क्या होता है, ये डिमेंशिया या क्या बोलते हैं, भूलने की बीमारी। इसीलिए बूढ़ों में 60 साल के बाद के लोगों में, बूढ़ों में क्या होता है, भूलने लगते हैं। इनको क्या बोलते हैं कि ये बुढ़ा सठिया गया है, जो हिंद सुधीति बोला जाता है कि बुढ़ा सठिया गया, सब भूलना शुरू कर दिया है। तो अल्जाइमर डिजीज होती है कि ये ऑटोइम्यून डिजीज नहीं है, ये एज रिलेटेड डिजीज होती है। ये नेक्स्ट आता है विटिलिगो। विटिलिगो में क्या होता है, ये व्हाइट पैचेज फॉर्मेशन शुरू हो जाएंगे, पैचेज ऑन स्किन। इसमें क्या होगा, मेलानोसाइट सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं विटिलिगो में, तो व्हाइट बननी शुरू हो जाएगी। सो क्या ये है ऑटोइम्यून डिजीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सोरियोसिस है। कौन सा नहीं है, ये अल्जाइमर डिजीज ऑटोइम्यून डिजीज नहीं है, ये एज रिलेटेड डिजीज होती है। सो आंसर सी हो जाएगा कि अल्जाइमर डिजीज ऑटोइम्यून डिजीज नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच डिजीज डज mosquito transmitted pathogen causes chronic inflammation of lymphatic vessels। मॉस्किटो से जाएगा और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन काज करवाता है। तो कौन सा क्रोनिक इन्फ्लेमेशन लिम्फेटिक वेसल्स कौन होता है, एलिफेंटियासिस होता है। तो ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हो, ये एलिफेंटियासिस का है। ये लोअर लिम्फ टेसिस वगैरह क्या है कि ये लिम्फेटिक वेसल्स ब्लॉक हो गई, तो क्या हो जाएगा, लिम्फेटिक वेसल्स ब्लॉक होने की वजह से ये मोटा मोटा हाथी जैसा पैर हो जाता है, इसलिए इसको लिम्फेटियासिस बोला जाता है, एलिफेंटियासिस इसको बोला जाता है। ये किसके द्वारा होता है, ये एलिफेंटियासिस काज्ड बाय बुचरेरिया ब्रैंकोप्टाई या बुचरेरिया मैलेई के द्वारा होता है। इसके द्वारा माइक्रोफाइलेरी के द्वारा होता है। लार्वा, इसका लार्वा क्या कहलाता है, माइक्रोफाइलेरी कहलाता है। लिम्फेटिक वेसल्स में ये पाया जाता है। ये ठीक है, इसको कौन सा मॉस्किटो ट्रांसमिट करेगा, क्यूलेक्स मॉस्किटो ट्रांसमिट करता है। ये कौन सा मॉस्किटो होगा इसमें, क्यूलेक्स मॉस्किटो। ओके, कौन सी, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो इसको ट्रांसमिट करती है, बुचरेरिया ब्रैंकोप्टाई को एलिफेंटियासिस काज करती है। ओके, नेक्स्ट डिजीज कौन सी है, एस्केरियासिस, काज्ड बाय किस द्वारा होगा, एस्केरियासिस के द्वारा होता है ये। ओके, रिंगवर्म डिजीज किस द्वारा होती है, रिंगवर्म काज्ड बाय, ये फंगस के द्वारा होती है बीमारी। कौन सी फंगस होती है, 3 फंगस होते हैं, कौन कौन से, माइक्रोस्पोरम,
इपीडर्मोफाइटान एंड ट्राइकोफाइटान। ट्राइकोफाइटान ये 3 फंगस होते हैं जिनके द्वारा ये रिंगवर्म होता है। और ये डायग्राम जो देख पा रहे हो आप लोग, ये फेस पर क्या है, ये रिंगवर्म हुआ है, इसके फेस पर है, ठीक है। तो ये फेस की ये रिंगवर्म फंगस की वजह से होता है। अमीबेसिस किसके द्वारा होगी, ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होती है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा अमीबेसिस डिजीज ये होती है ये, ठीक है। इसमें कौन सा अल्सर होता है, इसमें क्या करता है कि कोलन वगैरह में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, वहां पर क्या करता है ये जाकर के घाव बना देगा। तो ब्लड स्टूल के साथ या फीकल के साथ ये ब्लड आनी शुरू हो जाएगी, वहां पर घाव बना देगा, उसको अल्सर बोलते हैं ये, ठीक है। ये कोलन की म्यूकोसा को, ब्लड सेल्स वगैरह को खाता रहता है, ये अमीबेसिस बोलते हैं इसको। ये क्या बोलता है, किसको होता है, ये खूनी पेचिस को बोला जाता है इसको। अमीबेसिस को क्या बोलते हैं, खूनी पेचिस बोला जाता है ये, ठीक है, ओके। और जब ये आंत को जब अल्सर बनाएगा तो बहुत पेन होता है। इसमें क्या होता है, ये पेन इन एब्डोमेन होगा, ठीक है, ठीक है। एंड ब्लडी स्टूल होगा या ग्रीन कलर का स्टूल होगा, ग्रीन कलर का स्टूल हो जाएगा। ये ग्रीन कलर का हो सकता है, रेड हो सकता है, ये कई तरीके हो सकता है स्टूल। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू या ऑर्गन ये फेल हो जाते हैं, फेल्स ऑफन ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस बाय पेशेंट्स बॉडी। पेशेंट की बॉडी के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, इसलिए ऑर्गन एंड टिश्यू फेल हो जाते हैं। विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पांस इज रिस्पांसिबल फॉर सच रिजेक्शन। इस ऑर्गन के फेल के लिए या रिजेक्शन के लिए किस तरह का इम्यून रिस्पांस रिस्पांसिबल होता है ये। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के लिए कौन सा इम्यूनिटी थी, इम्यून रिस्पांस CMISL मीडिएटेड इम्यूनिटी या कौन सी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स थी, ओके। आंसर फर्स्ट सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस हो जाएगा, ऑप्शन बी ह्यूमरल नो, फिजियोलॉजिकल नो, ऑटोइम्यून नो, ओके। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कई बार रिपीट हो चुका है। ये ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के लिए कौन सा हो जाएगा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, माल्ट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट, माल्ट की क्या होता है, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोसिटिक टिश्यू। उसका फुल फॉर्म सबसे पहले तो फुल फॉर्म म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोसिटिक टिश्यू, ओके। ये कंटेन अबाउट 50%, ओके, 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में 50% होता है, 10 9 20 9 70 9 50% और 50% हो जाएगा। तो इसमें होता क्या क्या है माल्ट में, ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की लिम्फोइड टिश्यू, रिस्पायरेटरी एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट की लिम्फोइड टिश्यू, ये टोटल 50% कंटेन करती है, माल्ट में पार्टिसिपेट करती हैं ये, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, रिस्पायरेटरी एंड यूरोजेनिटल की जो लिम्फोइड टिश्यू होते हैं वो माल्ट कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, 50% टोटल पार्ट बनाती हैं पूरे बॉडी का। नेक्स्ट इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में, ओके। इसमें क्या है कि बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी होती है, एक डिजीज हो गई, पैथोजन कौन काज करता है डिजीज को, फीचर क्या है, डायग्नोस्टिक या ट्रीटमेंट क्या है, ओके। बैक्टीरियल डिजीज सबसे पहले ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस डिजीज किसके द्वारा होती है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा होती है, पहला इंपॉर्टेंट। वैक्सीन क्या होता है, BCG, इसकी वैक्सीन ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, BCG बैसिलस कालमेटी ग्रोइन। या और कौन सी इसका टेस्ट के लिए कौन सा दिया जाता है, इसके डायग्नोस्टिक किसको होता है, मॉन्टॉक्स टेस्ट होता है, इसको PPD बोलते हैं, प्रोटीन प्योरीफाइड डेरिवेटिव, मींस प्रोटीन प्योरीफाइड डेरिवेटिव इसका फुल फॉर्म होता है ये 4 आर्म मींस हाथ की क्या होता है कि 4 आर्म पर यहाँ पर थोड़ा सा इंजेक्ट स्किन में इंजेक्ट कर दिया जाता है और इसको क्या देखते हैं कि
लगभग 2 दिन के बाद देखते हैं कितना है यहाँ पर। अगर टीबी किसी को हुई रहेगी तो ये लाल पड़ जाएगा ये, ठीक है। उसको साइज नाप लेते हैं उसका। तो ये पीपीटी देखते हैं। ड्रग क्या है? रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथेम्ब्यूटाल होता है या आइसोनियाजिड, 4 ड्रग होते हैं। रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथेम्ब्यूटाल एंड आइसोनियाजिड, ये 4 ड्रग यूज किए जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट लेप्रोसी, लेप्रोसी को हैंसेल्स डिजीज बोला जाता है, जो क्रोनिक स्किन इंफेक्शन होता है। ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है। दिस इज एन एक्सेप्शन ऑफ कोच पास्चुलेट का नॉट ग्रोन ऑन द कल्चर मीडियम। तो कोच पास्चुलेट का क्या था कि कोई बीमारी होती है, बीमारी काज करने वाला कोई ना कोई पैथोजन होता है और उस पैथोजन को कल्चर किया जा सकता है, ये कोच पास्चुलेट था, ठीक है। कोच पास्चुलेट क्या था? पैथोजन कल्चर्ड, इनका कहता है डिजीज काजिंग पैथोजन कल्चर्ड किया जा सकता है, कोच का पास्चुलेट था। बट लेप्रोसी बैक्टीरिया को नहीं कल्चर किया जा सकता है, ये नॉट कल्चर, कभी कल्चर नहीं किया जा सकता, इसीलिए एक्सेप्शन शो करता है, ओके। टिटनेस को लॉकस्टर डिजीज बोलते हैं। इसको कौन काज करता है? क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी काज करता है या लॉकस्टर डिजीज बोलते हैं। इसका क्या होता है? एंटी टिटनेस टॉक्सिन इसको दिया जाता है। इसको जो क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी का जो टॉक्सिन होता है, यही टॉक्सिन वॉलेंट्री मसल को इफेक्ट करता है ये, इसलिए एंटी टिटनेस सीरम, एंटी टिटनेस टॉक्सिन इसके प्रिवेंशन के लिए दिया जाता है। वूपिंग कफ या पार्टोसिस बोलते हैं, बार्डेटेला पार्टोसिस को काज करता है। वैक्सीन क्या होते हैं? ट्रिपल वैक्सीन, डिप्थीरिया, पार्टोसिस और टिटनेस, डीपीटी बोला जाता है। डिप्थीरिया, पार्टोसिस और टिटनेस के लिए वूपिंग कफ यूज किया जाता है। नेक्स्ट कॉलरा, कॉलरा का वेब्रियो कॉलरी के द्वारा होता है कि वाटर बॉर्न डिजीज होती है। इसमें स्टूल डिस्चार्ज क्या होता है? ये इसमें राइस वाटर डायरिया शुरू हो जाता है। इसमें कौन सा होता है कॉलरा में? करेक्टरिस्टिक है राइस, मतलब जैसे कि चावल का माड़ होता है, चावल का माड़ जैसा डायरिया शुरू होगा। राइस वाटर लाइक स्टूल शुरू हो जाती है इसमें कॉलरा में। न्यूमोनिया स्टेटोकोकस न्यूमोनिक द्वारा होता है। इसमें एलोलाई क्या होता है? न्यूमोनिया में एलोलाई फ्लूइड फिल्ड हो जाती है। जब फ्लूइड फिल्ड हो जाएगी तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन नहीं एक्सचेंज होगी तो ब्लूइश कलर की हो जाती है। स्किन, नेल्स एंड लिप्स वगैरह क्या हो जाएगी? एंड लिप्स भी ब्लूइश कलर की हो जाएगी, टंग भी ब्लूइश कलर की हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ब्लूइश कलर को साइनोसिस बोला जाता है। ये साइनोसिस को काज करता है, ओके। नेक्स्ट टाइफाइड, सामने टाइफी के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा, विडाल टेस्ट के लिए यूज करते हैं। स्कारलेट फीवर स्ट्रेप्टोकोकस द्वारा, डिटेक्ट बाय डिक टेस्ट। ये स्कारलेट फीवर इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। नेक्स्ट डिजीज कौन सी है? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया काज क्रोनिबैक्टीरियम डिप्थीरी के द्वारा होता है। ये डिप्थीरिया के टेस्ट को क्या बोलते हैं? सीक टेस्ट बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो क्रोनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया क्या प्रोड्यूस करता है? टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। वो टॉक्सिन ये डिप्थीरिया काज करता है। ये इस डिप्थीरिया में क्या होता है कि ये गले में, फेरिंक्स में क्या होता है? एक मेम्ब्रेन बन जाती है थ्रोट में। डिजीज इफेक्ट थ्रोट एंड सफोकेशन, ये मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? स्यूडो मेम्ब्रेन बोलते हैं। इज द चीफ सिम्टम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन या स्यूडो मेम्ब्रेन बोलते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन को स्यूडो मेम्ब्रेन बोलते हैं। इससे क्या होगा? थ्रोट में इंफेक्शन होगा और सफोकेशन, वो सांस नहीं ले पाएगा, फाइनली डेथ हो जाती है, स्यूडो मेम्ब्रेन होता है। ये टॉक्सिन की वजह से होती है, डिप्थीरिया टॉक्सिन की वजह से हो जाती है। तो इसे प्रिवेंशन के लिए क्या दिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए? इसको एंटी डिप्थीरिया टॉक्सिन दिया जाता है। इसके लिए टॉक्सिन दिया जाता है क्योंकि टॉक्सिन की वजह से हो जाता है ये, ओके। मेनिंजाइटिस, ये निसीरिया मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये मेनिंजाइटिस डिजीज का। एंथ्रॉक्स डिजीज किसकी वजह से होती है? बैसिलस एंथ्रासिस की वजह से होती है। बैसिलस एंथ्रासिस यूज्ड एज बायो वेपन इन बायोटर्जियम, ये जैविक हथियार के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट है। बैसिलस एंथ्रासिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बायो वेपन की तरह यूज की जाती है या जैविक हथियार के रूप में यूज किया जाता है। किसको? बैसिलस एंथ्रासिस को। किस रूप में? जैविक हथियार के रूप में यूज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेग या ब्लैक डेथ बोला जाता है प्लेग को, यर्निया पेस्टिस या पार्सुला पेस्टिस की वजह से होता है। रेट फ्ली, जिनोसिला
की वजह से रेड प्लेग से फैलता है ये, ठीक है। ये सूरत महाराष्ट्र में एपिडेमिक एक बार हो चुका है। डिसेंट्री, साइजिला डिसेंट्री, ये ब्लडी डायरिया काज करता है। बॉटुलिज्म, ये फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग कौन सा, ये इक्जोटॉक्सिन की वजह से होती है। ये मेनली न्यूरोटॉक्सिन होता है, इसमें डायरिया नहीं होता है। इस बॉटुलिज्म में कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें डायरिया नहीं होगा। ये इक्जोटॉक्सिन होता है, न्यूरोटॉक्सिक आप क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया की वजह से होता है। मेनली डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों की वजह से, कैंड फूड या डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों की वजह से होता है। ये इफेक्ट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को कर देगा, मसल्स कांटेक्ट वगैरह नहीं हो पाती हैं, ये करता है बॉटुलिज्म टॉक्सिन। ये फूड पॉइजनिंग होता है, फूड के थ्रू जाता है, बट ये डायरिया नहीं काज करता है, कैरेक्टरिस्टिक है इसका, ओके। नेक्स्ट डिजीज बैक्टीरियल कौन सी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बैक्टीरिया द्वारा कौन कौन सी सेक्सुअली होंगी, गोनोरिया, ये निसीरिया गोनोरी, ये बैक्टीरिया की वजह से होती है, जिथ्रोमाइसिन ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। गोनोरिया काजेज पेनफुल यूरिनेशन, पेशाब करते वक्त ये यूरिनेशन में बहुत पेन होता है ये, या फीमेल्स में डिस्चार्ज शुरू हो जाता है गोनोरिया डिजीज की वजह से, ओके। सिफिलिस या फ्रेंच पॉक्स बोलते हैं, ये स्पायरोचीटी ट्रेपोनोमा पैलिडम की वजह से होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिफिलिस किसकी वजह से, ट्रेपोनोमा पैलिडम बैक्टीरिया की वजह से होती है। इसका टेस्ट क्या होता है, वीडीआरएल टेस्ट, वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, फुल फॉर्म है ये, या वाशरमैन टेस्ट या वीडीआरएल टेस्ट। विडाल टेस्ट किसका था, टाइफाइड का था, बट वीडीआरएल टेस्ट सिफिलिस का है। नेक्स्ट सैंक्रोइड, सैंक्रोइड हीमोफिलस डिक्रोई की वजह से होती है। पेनफुल रेड अल्सर इन जेनिटल रीजन में क्या होता है, रेड अल्सर पेनफुल हो जाता है, वहां घाव बन जाते हैं जेनिटल रीजन में सैंक्रोइड में। नेक्स्ट वायरल डिजीज, वायरल डिजीज कौन कौन सी है, स्मॉल पॉक्स, ये वेरियोला वायरस की वजह से होता था, आज ये इरेडिकेट हो चुका है, मींस ये पृथ्वी पर से विलुप्त हो गया, ये खत्म हो गया, इसका नामो निशान मिट गया, स्मॉल पॉक्स जो है, ओके, वेरियोला वायरस की वजह से होता है, ठीक है। अब चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स क्या है, वेरिसेला जुस्टर वायरस की वजह से होता है। लीड टू सिंगल से छोटे छोटे क्या हो जाएंगे, ये स्किन पर इरप्शन हो जाते हैं, इसमें पानी भरा रहता है ये, ठीक है। चिकन पॉक्स बहुत लोगों फेस किए होंगे, चिकन पॉक्स के पेशेंट भी देखे होंगे, बहुत लोगों को चिकन पॉक्स हुआ भी होगा ये, ओके। पोलियोमाइलिटिस, पोलियोमाइलिटिस क्या होता है, ये क्रिपलिंग डिजीज विथ मसल डिजेनरेशन, इसमें मसल्स डिजेनरेट हो जाती हैं। कैरेक्टरिस्टिक पोलियो में कि मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी, पैर काम करना बंद कर देगा। इसमें क्या होता है पोलियो में, मोटर तो लॉस होगा, मोटर मींस मसल की एक्टिविटी लॉस हो जाएगी। पोलियो में क्या होता है कि सेंसरी लॉस नहीं होता है, ये प्रिजर्व बना रह जाता है। तो क्रिपलिंग डिजीज विथ मसल डिजेनरेट होने लगती हैं, क्यों, क्योंकि मसल एक्टिविटी के लिए इंफॉर्मेशन जा नहीं पाएगी, लॉस हो जाएगी। इसमें कौन सा डिजीज कौन सा लॉस करता है, इसमें लोअर कैरेक्टरिस्टिक है, लोअर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन को डिस्ट्रॉय कर देगा, तो इंफॉर्मेशन आगे नहीं जा पाएगी, मसल डिजेनरेट हो जाएगी। पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाया गया था, इसकी 2 वैक्सीन होती हैं। 2 वैक्सीन कौन कौन सी है, सॉबिन लाइव, जो हम लोग पीते हैं 2 बूंद जिंदगी की, लाइव ओरल पोलियो वैक्सीन होती है सॉबिन। इसमें कौन सा होता है, इसमें वीक आर क्या एटीन्यूएटेड वायरस होते हैं ये, ओके, एटीन्यूएटेड वायरस होंगे, इसके वीक होंगे या एटीन्यूएटेड वायरस पोलियो वैक्सीन में पाए जाते हैं। जबकि किल्ड वैक्सीन कौन सी होती है, साल्क होती है, साल के फॉर किल्ड, के फॉर साल, ये किल्ड होती है। ये क्या होती है, इंजेक्टेबल होती है, इंजेक्शन इसका यूज किया जाता है, इंजेक्टेबल हो जाती है, किल्ड हो जाती है, ओके। इन्फ्लुएंजा आर्थोमिक्सो वायरस की वजह से होता है, ये रनिंग नोज हो जाएगा, बॉडेक हो जाएगी, फीवर हो जाएगी, ये सर्दी जुकाम प्रकार बोल सकते हैं, बहुत लोगों ने फेस किया है, ओके। मीजल्स पैरामिक्सो वायरस की वजह से होगा। वैक्सीनेशन बाय एमएमआर, मीजल माम्स रूबेला, मीजल माम्स रूबेला की वैक्सीन होते हैं, मीजल्स। नेक्स्ट कौन सा आता है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, मम्स पेनफुल पैराटाइड ग्लैंड स्वेलिंग। ये पैराटाइड ग्लैंड कहाँ पाए जाते हैं, बिलो द ईयर पाए जाते हैं। आप लोग देख पा रहे हो, ये ईयर है, ईयर के नीचे ये क्या है, यहाँ पर ये पाई जाती है पैराटाइड ग्लैंड। ये क्या होता है, ये स्वेलिंग हो जाएगी, पेनफुल होगा, स्वेल हो जाता है छोटे बच्चों में, इसी को क्या बोलते हैं हिंदी में, गलसुआ डिजीज बोला जाता है। ये मम्स पैराटाइड ग्लैंड स्वेलिंग हो जाती है, पैरामिक्सो वायरस की वजह से होगी, पैराटाइड ग्लैंड स्वेल्ड अप हो जाएगा, ठीक है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट रेबीज हाइड्रोफोबिया डिजीज बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसका पेशेंट जो होता है वो पानी से डरता है, या हाइड्रोफोबिया डिजीज बोलते हैं, और ये कुत्तों या जंगली जानवरों के काटने से होता है ये, ठीक है, रेब्डो वायरस की वजह से होता है ये, ठीक है। और मोस्ट फाटल डिजीज, एक बार जिसको हो गई कभी बच नहीं सकता, 100% डेथ उसकी
कंफर्म है, इसका कोई क्योर नहीं है। स्प्रेड बाय डॉग बाइट इफेक्ट सीनियस, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाकर डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। प्रिवेंशन बाय एंटी रेबीज वैक्सीन के द्वारा होता है। नेक्स्ट डेंगू फीवर, डेंगू फीवर किससे होता है? अर्बो वायरस के द्वारा होगा। ट्रांसमिट बाई मॉस्किटो या एडिस इजिप्टाई के द्वारा फैलता है। इसकी टेस्ट को टॉर्निकेट टेस्ट बोलते हैं। टॉर्निकेट में क्या होता है कि हाथ को बांध दिया जाएगा तो जगह जगह छोटे छोटे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, उसको टॉर्निकेट टेस्ट बोलते हैं ये, ठीक है। चिकनगुनिया टोगा वायरस फैमिली की वजह से होता है, टोगा वायरस की वजह से होता है। ओके, येलो फीवर अर्बो वायरस की वजह से होगा, ट्रांसमिटेड बाई एडिस इजिप्टाई। ओके, नेक्स्ट हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होता है ये। इसमें क्या होगा? लीवर डिस्ट्रॉय होना, लीवर में मेनली इफेक्ट लीवर करता है, और लीवर जब इफेक्टेड होगा तो जॉन्डिस शुरू हो जाएगी, पीलिया होना शुरू हो जाता है, लीवर फंक्शन इंपेयर्ड हो जाएगी, बिलिरुबिन बढ़ जाएगी, आंख वगैरह क्या हो जाएगी? येलो होनी हो जाएगी, स्किन एंड आई क्या हो जाएगी? स्किन एंड आई क्या हो जाएगी? ये येलो कलर की हो जाएगी। ओके, ट्रांसमिटेड बाय फीकल ओरल, ये खाने पीने से, गंदा खाने पीने से फैलता है। मीन्स जो आप लोग बाहर जाकर के फुल्की खाते हो, गंदे गंदे हाथों से लोग खिलाते रहते हैं, वो क्या काज करता है? मेनली हेपेटाइटिस ए काज करता है। बट हम लोगों का इम्यून सिस्टम इन फुल्की वालों के इतना मजबूत हो चुका होता है कि हेपेटाइटिस से जल्दी किसी को होता नहीं है, क्योंकि सारे लोग हेपेटाइटिस ए से इन्फेक्टेड हो चुके होते हैं लाइफ में किसी न किसी स्टेज में, तो हमारी बॉडी इम्यून हो चुकी होती है। हर्ड इम्यूनिटी हेपेटाइटिस ए के खिलाफ इंडिया में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी होती है इन्हीं खान पान की वजह से है। ओके, नेक्स्ट वायरल डिजीज जो कि सेक्सुअल डिजीज काज करती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज काज बाई वायरस की वजह से होती है। हम लोग बैक्टीरिया के द्वारा पढ़ चुके हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, बट वायरल द्वारा। हार्पिस जेनिटैलिस, हार्पिस डिजीज क्या होती है? हार्पिस एचएसवी हार्पिस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से होती है। इसमें क्या होगा कि जेनिटल रीजन स्मॉल्स ब्लिस्टर, छोटे छोटे दाने टाइप फुटके पड़ने शुरू हो जाएंगे, जेनिटल रीजन में होंगे, पेनफुल अल्सर, वहां पर घाव हो जाएगा, हार्पिस जेनिटैलिस होता है। ओके, मोलस्कम कॉन्टेजियोसम, ये पॉक्स वायरस की वजह से होता है, डीएनए वायरस होता है। स्किन इंफेक्शन भी काज करता है, स्मॉल पेनलेस अल्सर बनाता है, कहां पर? जेनिटल रीजन में पेनलेस अल्सर भी बम्प्स बनाता है ये मोलस्कम कॉन्टेजियोसम। हेपेटाइटिस बी मोस्ट इंफेक्शियस डिजीज होती है। हेपेटाइटिस बी अकेला हेपेटाइटिस ग्रुप का वायरस जो कि डीएनए वायरस पाया जाता है। बाकी हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई 5 तरह के होते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस बी अकेला डीएनए वायरस, बाकी सारे हेपेटाइटिस के क्या होते हैं? आरएनए वायरस होते हैं। ए, ई, डी, सी सारे ए, सी, डी, ई आरएनए वायरस है, बट अकेला हेपेटाइटिस बी डीएनए वायरस होता है, जिसमें हेपेटाइटिस से या एचबीएस एजी से टेस्ट किया जाता है इसको। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये क्या होता है? ये माइल्डर फॉर्म ऑफ एड्स कोरिलेटेड कॉम्प्लेक्स आर्क। ओके, तो ये एड्स होता किससे है? एचआईवी वायरस की वजह से होता है। ये एचआईवी वायरस में क्या होता है? दो, याद रखिए, दो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है विद दो क्या होते हैं? दो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है। दो आरएनए वायरस, दो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। कितना आरएनए होगा? 2 आरएनए होगा, 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, दोनों दो होगा। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का काम क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आरएनए से डीएनए बनाता है, और डीएनए हमारे बॉडी के डीएनए बाइंड अप करके फिर से आरएनए फॉर्मेशन शुरू कर देता है। फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड इन यूएसए 1981 में ये रिकॉग्नाइज किया गया था। ये किसको डिस्ट्रॉय करता है? CD4 रिसेप्टर साइट, जिस हेल्पर टी सेल्स पर CD4 रिसेप्टर साइट पाई जाएगी उसको डिस्ट्रॉय करेगा ये, ठीक है। ट्रांसमिशन बाय अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मदर टू चाइल्ड जाएगा, प्लेसेंटा द्वारा, मिल्क द्वारा, प्री यूज नीडल के द्वारा जा सकता है। ओके, तो CD4 या टी हेल्पर सेल्स लेस देन, जब 200 से कम हो जाएंगी इनकी संख्या हेल्पर टी सेल्स की, क्या हो जाएगी? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन लाइक न्यूमोनिया, कैंडिडियासिस या कपोसी सार्कोमा होना शुरू हो जाता है। इसका टेस्ट किससे किया जाता है? एचआईवी का एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्मेंट एसे के द्वारा इसका टेस्ट किया जाता है। वेस्टर्न ब्लॉट इसका कंफर्मेटरी टेस्ट हो जाता है, ठीक है। ट्रीटमेंट, कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है इसका, डेथ हो जाती है, लेकिन कुछ ड्रग्स के द्वारा लाइफ बढ़ सकती है। कौन सी? एजिडोथाइमिडीन या
डाईडिऑक्सीनोसिन, ठीक है, डाईडिऑक्सीनोसिन के द्वारा क्या होता है कि ये लाइफ बढ़ सकती है, वायरल के मल्टीप्लिकेशन को कम कर देगा तो लाइफ बढ़ जाएगी इनके द्वारा। तो प्रोटोजोन, अब प्रोटोजोन डिजीज, प्रोटोजोन में एमीबिएसिस डिजीज किसके द्वारा होती है, एंटोमीबिया हिस्टोलिटिका के द्वारा होगी। ट्रांसमिशन थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा फैलती है। यह टेट्रान्यूक्लियर सिस्ट या क्वाड्रीन्यूक्लियर सिस्ट का इन्फेक्टिव स्टेज होता है। जियार्डियासिस, जियार्डिया लैम्ब्लिया के द्वारा होगा। ओके, नेक्स्ट डिजीज कौन सी है, स्लीपिंग सिकनेस, कौन सा प्रोटोजोआ, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसी के द्वारा होता है। इसको ट्रांसमिट कौन करता है, सीसी फ्लाई इसको ट्रांसमिट करती है, सीसी फ्लाई के द्वारा ट्रांसमिट होगा और स्लीपिंग सिकनेस काज करता है ये। ओके, कालाजार लिस्मानिया डोनोनी के द्वारा होता है ये, ट्रांसमिट बाय सैंड फ्लाई के द्वारा हो गए। ओके, मलेरिया प्लाज्मोडियम स्पीसीज के द्वारा होगा, ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेल ओवेक्स फैल्सिपेरम मलेरी 4 स्पीसीज होती हैं, वाइवेक्स ओवेल फैल्सिपेरम एंड मलेरी 4 स्पीसीज द्वारा मलेरिया होता है। किसके द्वारा फैलता है, ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के द्वारा ये फैलता है। ये ट्राइकोमोनासिस किसके द्वारा होगा, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस के द्वारा होगा। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, कौन सा, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस या ट्राइकोमोनासिस। ओके, नेक्स्ट डिजीज हेलमिंथिक कौन सी है, बाइलहार्जियासिस के द्वारा होता है या ब्लड फ्लूकवर्म बोला जाता है। इसको स्टोमा के द्वारा होता है, ये ट्रांसमिट बाय कंटामिनेटेड वाटर के द्वारा होगा ये। ओके, टीनियासिस, टीनिया सोलियम, टीनिया सैजिनेटा, टीनिया सोलियम किसके द्वारा होगा, इसको क्या बोलते हैं, पार टेप वर्म बोलते हैं। क्यों, क्योंकि सुअर के मांस खाने से फैलता है। टीनिया सैजिनेटा इसको बीफ टेपवर्म बोला जाता है ये, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये गाय का मांस खाने से फैलता है ये। ओके, बीफ टेपवर्म बोलते हैं टीनिया सैजिनेटा को। ट्रांसमिटेड बाय कंजम्पशन ऑफ इन्फेक्टेड पॉर्क, टीनिया सोलियम या बीफ टीनिया सैजिनेटा की वजह से फैलता है। एस्केरिस, एस्केरियासिस जो होता है एस्केरिस के द्वारा होगा। ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ये मेनली एग के द्वारा ये खाने से फैलता है। एंकाइलोस्टोमेसिस, एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल या हुकवर्म के द्वारा होता है, ये डायरेक्ट स्किन को पेनिट्रेट कर देता है, इसलिए पहले बोला जाता है कि बरसात में नंगे पांव नहीं चलना चाहिए, क्योंकि यही एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल स्किन को पेनिट्रेट करके शरीर के अंदर इंट्रोड्यूस चला जाता है। ओके, गुनिया वर्म ये इरेडिकेट हो चुका है इंडिया में। डेकनकुलेसिस मेडियंसिस, ये मैन इज डिफिनेटिव होस्ट था, ये अब नहीं पाया जाता, पहले साउथ इंडिया में पाया जाता था, अब नहीं पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच आर द फॉलोइंग इज सेट ऑफ डिजीज इज काज्ड बाय बैक्टीरिया। कॉलरा किसके द्वारा होगा, ये विब्रियो कॉलरी ये बैक्टीरिया है। टिटनेस ये कौन सा, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी बैक्टीरिया, दोनों बैक्टीरिया हो गए, तो ये आंसर हो जाएगा कॉलरा विब्रियो कॉलरी क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी द्वारा टिटनेस हो जाएगा, दोनों हो गए। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होगा, जबकि स्मॉल पॉक्स किसके द्वारा होगा, ये वेरियोला वायरस के द्वारा होता है। ये क्या है, ये वायरस है, ये बैक्टीरिया है, बट ये वायरस है इस वजह से रॉन्ग हो जाएगा। टिटनेस ये बैक्टीरिया है, बट मम्स क्या है, वायरस है ये, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। हार्पिज वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, तो ये नहीं है। सो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट हो जाएगा कॉलरा एंड टिटनेस, ये बैक्टीरियल डिजीज है ये। ओके, तो हम लोगों ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 डिस्कस कर लिए और थ्योरी पोर्शन डिस्कस कर लिए, बट इसका वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगी, इस वजह से अदर 11 to ऑनवर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पार्ट 2।